है फिर इसकी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या भी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक। देखो ये होता है रेड, ये स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये है रेड ग्रीन वाला, जो रेड और सियान कलर में दिखता है ना। जैसे तुम ये इमेज देखो, ये हाँ इसमें तुम्हें कुछ रेडिश दिख रहे हैं या पिंक कलर के, है ना? कुछ हाँ ब्लूइश सर। दिख रहे हैं, और सेम हाँ इमेज सर। रिपीट हो रही है हाँ। 2 बार, देखो। हम्म हम्म। तो अब अगर हम इसको रेड ग्लास और एक श्यान इन ग्लास से पास कराते, इस इमेज को एक साथ दोनों पे भेजते, तो यहां से रेड मिसिंग होता, यहां से सियान मिसिंग होगा, सियान कलर मिस हो जाएगा। आ गया समझ? तो एक इमेज इस पे जाएगी, दूसरी इमेज इस पे जाएगी। आया समझ में? सर, इसमें एक चीज समझ नहीं आई, कलर ब्लॉक करने से पर ये 3D जैसा कैसे लगता है? अरे यार, दो अलग अलग इमेजेस है ना, दो हाँ। अलग अलग। एक यहां से देखा, एक यहां से देखा। जो भी हमारी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया इस एंगल से, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया इस एंगल से, दो फोटो खींची, इसको रेडिश कर दिया, इसको ब्लूइश कर दिया, और ये दोनों एक सिंगल इमेज में मर्ज कर दी। अब जो बंदा देखेगा, ये पर्सन की आंखें, तो यहां इसने रेड चश्मा पहन रखा है, यहां ब्लू चश्मा पहन रखा है, ठीक है? तो एक एक पे गिरेगा, एक दूसरे पे गिरेगा, हाँ तो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो सामने खड़े होके देख रहा हो। नहीं आया समझ? यस सर। नहीं, क्यों? ये मतलब इससे डेप्थ कैसे सेंस हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अलग अलग करने से। अरे यार, डेप्थ सेंस कैसे होती है आंखों से जब हम देखते हैं तो? बायनोकुलर विजन बचपन में नहीं पढ़ा तुमने? 3D हमें दिखता क्यों है? क्योंकि दोनों आंखें से हम देखते हैं। हाँ, वो तो पता है। वही तो है बायनोकुलर विजन। अरे यार दो, अब तो यार हद कर दी तुमने। ये जो पूछ रहे हो बहुत ही फर्जी पूछ रहे हो, कि हमने लेफ्ट आई के सिग्नल लेफ्ट में भेज दिए, राइट के सिग्नल राइट में भेज दिए, तो दिखने लग गया ना जैसे जैसे हम सामने देख रहे तो हो। अलग अलग कर दिया दोनों को। हाँ, ठीक है ठीक है। इधर देखो, बोलो। एक इमेज तुम्हें दिख रही होगी, हम्म ये दिख रही है, ये सामने 3D टाइप की इमेज हाँ सर। है ना? हम्म अब इसमें जैसे ये चश्मे वाला सिंबल अगर ऑन करूंगा ना, तो अब देखना इमेज कैसी दिखेगी। अब ये इमेज समझ में आई? देखिए ये ऐसा लग, ये दो हाँ हाँ इमेजेस ओवरलैप हो हाँ गई हाँ हैं। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है। खासकर ये दो लाइन देखो, एक सियान कलर की, एक रेड अलग कलर अलग की दिख है। रहा है, हाँ सर। और अब अगर हाँ हमने हाँ। चश्मा इसमें पहन लिया होता, एक रेड का और एक सियान कलर का, तो अब जब हम उससे इसको देखते, तो ये वाला सिग्नल इस तक पहुंचता, और ये वाला सिग्नल इस तक पहुंचता। अच्छा, रेड वाला हाँ ब्लू सर। तो हमारी आंखों पे ये सिग्नल एक देता, ये सिग्नल एक देता, तो हमें दो अलग अलग एंगल से एक साथ व्यू हमारे दिमाग में जा रहे हैं। हाँ, तो तो इससे हमारा डबल ब्रेन हो ऐसे गई। परसीव कर रहा है कि हम एक हाँ ही सर, चीज को आप दो डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, हम्म मतलब हम सामने रखी हुई चीज को देख रहे हैं। आया समझ में? हाँ सर, अब आ गया। तो इवन ये जो सामने इमेज दिख रही है ना, इसको वाकई में जो चश्मे आते हैं ना 10-10 रुपए के अलग अलग कलर से, इसके देखो तो नॉर्मल कंप्यूटर पे भी ये 3D में दिखता है, पॉपअप होते हुए बाहर निकलते हुए दिखता है, ये सेम। मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसा लगेगा स्क्रीन के बाहर घूम रहा हो। अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हमें दोनों इमेजेस एक साथ दोनों आंखों में जा रही हैं। हम्म। वो पार्शियलिटी करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा होगा। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ, सर ये जो इसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए मैंने ये बनाया था, अच्छा। ये सॉफ्टवेयर बनाया था, मतलब 3D का है। इसमें ये टेस्टिंग था कि मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि वाकई में ये चीज कितने हद तक इफेक्टिव होती है। तो काफी हद तक इफेक्टिव थी, मतलब सामने लगता है कि 3D है। चश्मा लगा के देखा होगा। क्या? सर आपने चश्मा लगा के देखा होगा। चश्मा लगा के देखेंगे तभी, अब बिना चश्मा लगाए कैसे 3D दिख जाएगा? बस यही हम पोलराइजर में कर रहे हैं। क्या है कि ये उतना एक्यूरेट नहीं है,
इसमें दिक्कत क्या है कि दोनों इमेजेस हमें दिखती हैं, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो पाता, लेकिन पोलराइजर पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, तो काफी साफ 3D दिखता है उसमें। चलो आ जाओ वापस। सर जो मॉर्फो बटरफ्लाई होती है उनकी खुद की लाइट होती है। किसने कहा? सर वीक ही याद आ गई। नहीं, खुद की लाइट कहाँ होती? सर होती है सर, मॉर्फो बटरफ्लाई की। पता नहीं, हो सकता है। अब जुगनू तो नहीं है उनका नाम? आप बटरफ्लाई की वैसे लाइट होती है, उनके पंखों पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसकी वजह से। यस सर, सर आप सर्च करके देख लीजिए, उसकी होती है। तो क्या करेंगे हम उससे? कौन सा हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? मॉर्फो बटरफ्लाई। 30। पता नहीं। लो, नहीं है, खुद की लाइट नहीं है। एक्शन करती हैं वो विंग से। ये तो उनका रिस्पॉन्स है विजिबल लाइट के साथ। हाँ, उस पे लिखा हुआ था डिफ्रैक्शन बाय विंग्स। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। चलो मजे करो। चलो, पहला एक्सपेरिमेंट था अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सामने स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो एक्चुअली ये ऐसे करते हैं कि एक सोर्स S1 ये है, एक सोर्स S2 ये है। ये जो हम S1 और S2 इंडिपेंडेंट सोर्स बना लेते हैं साउंड में, लाइट में ऐसे इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं बना पाते। वजह, लाइट में इंडिपेंडेंट सोर्स, ध्यान देना अच्छे से जो मैं कह रहा हूं, कांट बी कोहेरेंट या कांट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। वजह क्या है? जरा देखो, लाइट क्यों निकलती है? लाइट निकलती क्यों है? एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है। कैसे निकलती है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने की मेन वजह क्या है? चार्ज का ऑसिलेशन। डी एक्साइटेशन ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन, जो भी कहे। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा। हाँ। हम गर्म करते हैं, वो चीज एक्साइट होती है, जब डी एक्साइट होती है लाइट निकलती है। क्या है समझ में? हाँ। किस टाइम के ऑर्डर में डी एक्साइट होता है? 10 to the power -8 -16 -8 और कोई फिक्स तो है नहीं 10 पे -8 सेकेंड, ये रैंडम प्रोसेस है, ये एवरेज टाइम है। तो एक्साइट होने के बाद कितनी देर में डी एक्साइट होगा, वो एक रैंडम प्रोसेस है, और रफली इस ऑर्डर का टाइम लगता है। यहां है समझ? अब जरा समझते हैं इस टाइम में फेज में कितने का चेंज आ जाएगा। तो ओमेगा डेल्टा टी कर लें। यहां है समझ में क्या कर रहा हूं? यस सर। हाँ सर। अब फ्रीक्वेंसी लाइट की किस ऑर्डर की है? 10 विजिबल पे 15। नहीं आया समझ में? फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर की है? लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉन है। हाँ 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 तो 5.5 इंटू 10 पे -6। हाँ सर। तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी 3 इंटू 10 पे 8 से डिवाइड करो, 10 पे 14 ऑर्डर आ गया। हाँ। तो 10 पे 14 ऑर्डर का है, इसमें 10 पे -8 करो, तो ये मैनी 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 पाई। ये समझ आया? इसका मतलब इनके डीएक्साइटेशन के अंदर लाइट के कई साइकिल आ चुके हैं। तो इतना छोटा इनमें जो एरर होगा दोनों का डीएक्साइटेशन, इसका T1 है, इसका T2 है, तो डीएक्साइटेशन में जो डेल्टा टी है उसका भी ऑर्डर यही है 10 पे -8 के आसपास। लेकिन इसकी वजह से जो आपस में फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो मैनी पाई का है, और ये एक रैंडम प्रोसेस है, क्योंकि कब डीएक्साइट होगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कब एक्साइट होगा उस पर हमारा कंट्रोल है, डीएक्साइट कब होगा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी रैंडम प्रोसेस। और अगर ये रैंडम प्रोसेस है तो
ये फेज डिफरेंस रैंडम हो गया, टाइम के साथ बदल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ये हो रहा है। कुछ आया समझ में? क्या है कि हमने ये कहा एक T1 एक T2 था और इस पे जो पैदा हुए इसका फेज φ1 φ2 और φ1 माइनस φ2, ये एक रैंडम वैल्यू आ गई। और रैंडम sir. वैल्यू आ गई तो अब दिक्कत क्या हुई कि अब हमारे पास ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, भले ही डिस्टेंस बराबर है, लेकिन यहां हम फेज जीरो नहीं कह सकते हाँ, क्योंकि दो इनमें अलग अलग इनिशियल में sources। कुछ रैंडम है। तो एक ही पॉइंट पे कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा आएगा। और जरा सोचो, ऑर्डर थे 10 पे -8 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10 पे 8 टाइम्स मैक्सिमा मिनिमा फ्लक्चुएट करेगा। और इतना तेज फ्लक्चुएट करेगा, हमें तो एक सेकंड में 10 बार फ्लक्चुएट हो जाए तो हमें समझ में नहीं आता कि चेंज हो रहा है। हाँ, इन ऑन एवरेज कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो ये ऑन एन एवरेज हमें सब कुछ कांस्टेंट दिखेगा कि कुछ पैटर्न बन ही नहीं रहा है, इतनी तेजी से पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। हाँ सर। इस वजह से हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को लाइट में यूज नहीं कर सकते। हाँ, साउंड में यूज कर सकते थे, क्योंकि साउंड में क्या है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर काफी कम है, 300 हर्ट्ज 3000 हर्ट्ज ये है। हाँ. अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है 10 पे 14 15 है, इस वजह से 10 पे -8 का ऑर्डर एरर काफी डाल दे रहा है। यहां एरर उतनी नहीं आएगी, सोचो। तो दैट्स वाई हम साउंड में ये एक्सपेरिमेंट कर पाए थे कि हमने दो साउंड ले लिए अलग अलग और हमने देखा कहीं आवाज कम ज्यादा आ रही थी। सर यहाँ भी तो बहुत डिफरेंस है। 10 की पावर -3 को पावर 8 से किया तो 10 की पावर पावर 11। -8 को 10 पे 3 से किया, -7। हाँ माइनस, हाँ तो ये ज्यादा है। बैक कम आया, टाइम अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो 14 तो के। साउंड में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लाइट की चूंकि फ्रीक्वेंसी टू हाई है, इसीलिए यहां ये करना काफी मुश्किल है, समझ गए? इसीलिए लाइट में हम ऐसे दो सोर्सेस अलग अलग नहीं डाल सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम एक ही सोर्स लेते हैं और उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो यहां से ये दो नई लाइट जाएंगी। अब जरा सोचिए, जो रैंडमनेस इस पे आएगी वो सेम इस पे जाएगी, सेम इस पे जाएगी। हाँ सर। तो ये रैंडमनेस वाला फैक्टर कट जाएगा। हाँ। हाँ अब ये नो मोर रैंडम रहेगा उनका। हाँ रैंडम है, लेकिन इनका डिफरेंस रैंडम नहीं है। इसका फाई एज अ टाइम टी, ये दोनों ही रैंडम है, लेकिन डेल्टा फाई जब निकाला तो वो 0 हो गया। यस सर। ठीक है सर हाँ, सर इसको ऑसिलेटिंग चार्ज से क्यों नहीं बना सकते जैसे उसमें बनाया था? हमारा कंट्रोल नहीं होता है चार्ज को, ऐसा बॉडी थोड़ी है जो चार्ज जिसको पकड़ के आप हिला दोगे। अच्छा। क्योंकि चार्ज पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता कि कब ऑक्सीलेट करेगा, कैसे ऑक्सीलेट करेगा, क्या होगा। नहीं तो कोई चार्ज बॉडी को ले ले तो? चार्ज बॉडी को ले ले, अरे हमें इस फ्रीक्वेंसी चाहिए 10 पे 15 हर्ट्ज, उसको इतनी फ्रीक्वेंसी से कैसे ऑक्सीलेट करोगे? हाथ से हिला लोगे इतना? हाँ अच्छा, हाँ ठीक इस है। फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंचोगे? हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। है ना, एक सेकंड में 10 बार मूव कर लोगे, 20 बार मूव कर लोगे, 50 बार मूव कर लोगे, ये तो बहुत ज्यादा है ना। पर नहीं, अगर जैसे हमको कम चाहिए, जैसे अपन साउंड टाइप की फ्रीक्वेंसी कम बना क्यों ली लाइट चाहिए? के लिए। दिखेगा ही नहीं फिर हमें दिखेगा ही नहीं वो। अच्छा कुछ, हाँ ठीक है कम चाहिए होती तो प्रॉब्लम थी नहीं ना, तो हमें तो डीएक्साइटेशन भी, रैंडमनेस वाली भी दिक्कत नहीं थी। से हमें 100 हर्ट्ज की लाइट से एक्सपेरिमेंट करना था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ज्यादा चाहिए तो उसमें एरर आई जा रही है। विजिबल लाइट के लिए हाँ। पैटर्न तो तभी दिखेगा जब वो विजिबल होगा। हाँ प्रूव्ड। हाँ सर। चलो, सर जो तो शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम जब ये बना रहे हैं तो हम ये इसको ऐसा क्यों बना रहे हैं। क्लियर कि हमने एक ओरिजिनल सोर्स स्लिट ली, इसे हम सोर्स स्लिट कहते हैं, जो कि मैं इस पर लिख ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं लिख पा रहा हूं? लिख ही नहीं रहा है। ओके मैं समझ गया, मैंने स्क्रीन शेयर शायद चेंज कर दिया था मोड। ठीक है, अब लिख पाऊंगा। हाँ, ये हमारी सोर्स स्लिट है। क्लियर? यस सर. इस सोर्स स्लिट ने दो सेकेंडरी स्लिट्स बना दी।
ये सेकेंडरी सोर्सेस हो गए S1 और S2। और अब सेम सिग्नल दो में टूट रहा है, तो अगर यहां पे मान लो ये dt टाइम के लिए सिग्नल रुक गया तो दोनों जगह dt के लिए रुकेगा। हाँ। और एक्स्ट्रा पैदा हो गया तो दोनों की जगह पैदा होगा, जो भी होगा वो चेंज दोनों में आएगा। ठीक है, तो अब हाँ। हमारे एक तरीके से S1 और S2 सिमेट्रिक सोर्सेस हो गए। अब यहां से ये वेव पैदा हो रही है, ये जो ऑरेंज कलर के सर्कल्स हैं ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जरा देखो, इस लोकस पे हमेशा मैक्सिमा एक साथ मीट कर रहे हैं, इस लोकस पे मैक्सिमा मीट कर रहे हैं, इस पे मैक्सिमा मीट, और ये शायद समझ गए होंगे ये हाइपरबोला है ऐसे। क्लियर? अच्छा, ये हाइपरबोला। ठीक है, और अब अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो क्या अंतर आएगा? इसको अगर पास ले जाऊंगा, राइट साइड मूव कराऊंगा, क्या अंतर आएगा बताओ पैटर्न पे? अभी पैटर्न जो बन रहा है आपका पैटर्न ऐसा है। प्रैक्टिकली देखो ब्राइटनेस चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ। हाँ, देखो फ्रिंज में। इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से है ना, फ्रिंज विथ रफली सेम है। सर जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ऊपर नीचे सर, उधर उधर ऐसा हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का कुछ बीच हाँ, का आ रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्टिव आया, यहाँ डिस्ट्रक्टिव आया, बीच में कुछ इंटरमीडिएट आया। चलो, हाँ, तो अगर मैं इसको राइट मूव, सर जो ऊपर जाने पे एम्पलीट्यूड की हाइट भी कम हो रही थी दूसरी वेव में ऊपर, सर वो सी की वजह से हो रही है ना बीच के आने नहीं, ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी नहीं गिर जाएगी इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से? सर यस, वो तो आसपास भले कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट है, दूर जाने पे तो गिरेगी ना। पिछली क्लास में ही तो बताया था ये। अच्छा यस, हाँ यस वही चीज है। चलो इसको दाएं तरफ मूव कराते हैं तो देखो फ्रिंज विथ छोटी हो गई, होनी भी थी। हाँ यस सर, यस सर। कैपिटल इसको अगर मैं पीछे लाता हूं बढ़ जाएगी। तो फ्रिंज विथ बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? असली में अगर मैं इसको मूव करा रहा हूं तो देखो पैटर्न पे कोई अंतर नहीं आ रहा है, देखो। लेकिन शायद एक बात समझ रहे हो कि इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी कायदे से, सिमुलेशन पूरी तरह से सही नहीं है। पास आता तो लाइट थोड़ी और तेज हो जाती। हाँ सर। लेकिन डिस्टेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उनके सेपरेशन पे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला था हमारा YDSE। हाँ, इसमें मेन जो मैंने पॉइंट आज की क्लास में समझाया था, हाँ, वो पॉइंट ये था कि यहां पे इंटेंसिटी I0 है, यहां इसकी I0 है, इसकी I0 है, तो यहां कितनी है? 4I0। यहां 0 है। यस सर। ये लेंथ β/2 है। यस सर। और अगर कहीं बीच में हमसे इंटेंसिटी पूछी जाती, जैसे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, ये y डिस्टेंस पे, तो हम क्या ढूंढते? फेज। फेज कितना आता? बीटा जाने पे 2π, तो y जाने पे कितना? यस सर। ये समझ आया? हाँ। बीटा जाने पे 2π चेंज होगा तो y जाने पे कितना होगा? ये फेज आ गया। तो अब हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos phi। समझ गए? 2I0 1 प्लस cos phi। यस सर। डेल्टा फाई मतलब ये 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2 लिख सकता हूं। तो शायद ये फील कर पा रहे हो, ये cos स्क्वायर थीटा टाइप का ग्राफ है। हाँ सर। है ना? ये बना, और डेल्टा फाई की वैल्यू y के टर्म में हम उठा के इसमें छाप सकते हैं। तो इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y मिल गई 4I0 cos स्क्वायर y बाय बीटा इंटू पाई। ये किसी भी y पे हमें इंटेंसिटी मिल गई। और सही बात है, y इक्वल टू 0 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, 4I0 है, और y की वैल्यू बीटा पे इंटेंसिटी 0। तो ये इंटेंसिटी का y के साथ हमें पैटर्न मिल गया। अब बोलो, कोई दिक्कत है? तो इसी में अगर हम पॉइंट को पकड़ के खींच देते, जैसे आपने पिछली क्लास में बताया, मतलब पिछले पॉइंट कौन सा डिस्कशन में, पॉइंट?
मतलब सर आपने वो जो हाइपरबोलास बना के बताए थे ना कि उनको पॉइंट पास कौन सा, कर रहे हैं, पॉइंट तो डिफाइन करो, कौन से पॉइंट को पकड़ के खींच देते? सर ये जो वेव्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, जो ब्लैक पॉइंट्स बने हुए हैं यहीं हाँ, पे, खींच देते उनको उनको पकड़ के। मतलब सर पास या दूर लाते तो वो उनको हमारी चपटा मर्जी और थोड़ी है फैल। उस पे, उस पर हमारी मर्जी तो इन पे है ना, इनको हम दूर और पास कर सकते हैं। तो फिर सर इनको आपने जो कैसे डी, पकड़ लोगे? ये तो हाइपोथेटिकल पॉइंट है। नहीं नहीं सर, जो इंटरसेक्शन थोड़ी बदल दोगे। हाँ, कैपिटल डी और स्मॉल डी की डिपेंडेंसी बताई थी ना, फिर वो तो किस मैंने किस साथ ये बताई बदला थी? था, ये बदला था स्मॉल डी। ये था वो। अरे जब फॉर्मूले में ही है डी लैम्डा बाय डी, लैम्डा। तो तीन ही चीजें तो हैं, या वेवलेंथ बदलोगे, या डी बदलोगे, या स्मॉल डी बदलोगे। मतलब सर आप वो हाइपरबोलास बना के बता रहे थे कि उन्हें पास लेके जाएंगे और दूर वहां में लेके स्मॉल जाएंगे डी तो बदल रहा था, स्मॉल डी बदल रहा था, तो नंबर ऑफ अच्छा, हाइपरबोला बदल रहे थे। ठीक है, तो उसमें इंटेंसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना? मतलब ये मान रहे थे कि हम बाकी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ यही चीज बदल कांस्टेंट रही है, है। ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक मेन था जो इंटेंसिटी को y के साथ हमने वेरी किया। पहला पॉइंट आ गया था समझ में। मैंने एक सिमुलेशन दिया था खेलने के लिए, कंपेयर करने के लिए भी दिया था। हाँ। कैनवास पे होगा वो, इसी के लिए था कि देख लो किस पे डिपेंडेंसी कैसी है। सामने परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है वो एक्सपेरिमेंट, YDSE। डिफ्रैक्शन तो कर सकते हैं, YDSE बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो स्लिट बना नहीं पाते ऐसे। शायद कौन सा है ये था। क्लियर? तो यहां जैसे वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं, थिकनेस कम हो रही, देखो वेवलेंथ कम करोगे पैटर्न छोटा हो जाएगा। इंटेंसिटी ये पैटर्न, वेवलेंथ बढ़ाएंगे, और बात बिल्कुल सही है, जरा देखो वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम बनेगी। हाँ सर। तो दे विल स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट होंगी तो बीटा बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस था। हाँ। तो देखो वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम बन रही है, 3 ही बनी, देखो फैल गई। कम में फ्रिंजेस ज्यादा बन रही हैं तो पास पास आ रही हैं। यस सर। पहला पॉइंट। दूसरा हाँ, स्पेसिंग अगर हम बदलते हैं तो सोचो, स्पेसिंग मतलब स्मॉल डी बढ़ाते हैं तो मोर फ्रिंजेस बनेंगी। सोचो, क्योंकि पहले डी 3 लैम्डा था, अब डी 10 लैम्डा है, तो पहले 3 फ्रिंजेस बन रही थी, अब 10 बनेंगी। तो जितना बड़ा डी उतनी ज्यादा फ्रिंजेस, उतनी लेस स्पेसिंग। कॉमन सेंस? यस सर, कॉमन सेंस। यस सर। ठीक है, देखो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ रही, डी बढ़ाने पर नहीं, डी घटाने। डी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, स्मॉल डी है तो डी लैम्डा बाय डी, डी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ रही हैं, इसीलिए विड्थ कम हो रही है। यस सर, स्पेसिंग कम हो रही है मतलब। और ये 2 स्लिट दिख गई थी, 2 पतली पतली स्लिट है बिल्कुल। और लास्ट था ये एंगल चेंज करना। ये एंगल तो ये पॉइंट देख रहे हैं कहां है। क्लियर? चलो अब अपन आ गए किस पे, ये एंगल किसके बीच में पहला था? पार्ट खत्म हुआ। क्या ये एंगल कौन सा था? नहीं आया समझ में? था चेंज कर रहे हैं, अच्छा ऐसे बता। तो एक्चुअली क्या है, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। जैसे ये जो है, हाँ, ये थीटा नॉट होता, 2 मिनटों के बीच में। तो ये है हमारा थीटा नॉट, और थीटा नॉट आएगा फ्रिंज विड्थ बीटा बाय डी। सोचो, यस सर। यस सर। और बीटा क्या है, डी लैम्डा बाय डी, तो ये लैम्डा बाय डी, तो इसका एंगुलर स्प्रेड है, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर स्प्रेड है। इसको लिख सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और बात सही है, ये सिर्फ लैम्डा बाय डी पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना एंगल बना ये इनने डिसाइड कर दिया, लेकिन पैटर्न कितना बड़ा बना वो स्क्रीन ने डिसाइड कर दिया। फील करो, इधर होती तो इतना, इधर होती तो इतना, इधर होती तो इतना। क्लियर?
सर कैपिटल डी बढ़ाने से क्या होगा फ्रिंजेस पर? ये दिख तो रहा है, फ्रिंजेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे अंतर थोड़ी आएगा। हाँ वो नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूले यहां से से पता नहीं जितनी लग रहा पैदा है। हो रही है वो फ्रिंजेस उतनी ही पैदा होंगी, हाँ क्योंकि कितनी लेकिन फॉर्मूले फ्रिंजेस से ऐसे पैदा क्यों होंगी लग वो रहा है तो डी मतलब? बाई लैम्डा पे डिपेंड करेगा। अच्छा ठीक है, मैंने फॉर्मूला गलत लगा। हो गया। हाँ सर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम इसके। तो सेकंड पॉइंट था हमारा सर, लेकिन कैपिटल डी तो आता है ना बीटा के उसमें फॉर्मूले में। तो आएगा ना, किसने मना किया नहीं आता? तो फिर उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस का क्यों नहीं होगा? अरे यार ये हमने थीटा निकाला अभी, ये तो फ्रिंज विथ है ना, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे बन गई है? हाँ 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 ओके हाँ। तो फ्रिंज विथ है ना। हाँ हाँ सर पर अगर स्मॉल डी पे डिपेंड कर रहे हैं तो कैपिटल पे भी तो करना चाहिए ना। तो करेगा ना, फ्रिंज विथ डिपेंड तो कर रही है, कौन मना कर रहा है नहीं कर रही। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ कम या ज्यादा होगी इसका मतलब वो अरे यार ऑटोमेटिकली ये डी की वैल्यू अगर तुमने 5 लैम्डा ले ली तो यहाँ ऊपर 5 मैक्सिमा बनेंगे, नीचे 5 ऐसे बनेंगे। इसमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, डी क्या है? स्क्रीन तो इनफाइनाइट मान रहे हैं ना हम। कितने बने वो तो इसी ने डिसाइड कर दिया ना। हाँ। वो कितने बड़े बड़े बने वो इसने डिसाइड किया है, लेकिन हमें तो नंबर की बात कर रहे हैं ना, कितने टोटल फ्रिंजेस बनी है। हाँ अच्छा ठीक है। हम टोटल फ्रिंजेस की जो पूरे स्पेस में कितनी बनी है उनकी बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे कितनी बनी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन पे कितनी बनी है वो तो फिर ऐसे निकालोगे, लेंथ एल स्क्रीन की अपॉन बीटा। मैक्सिमा एक ही आएगा ना। ये क्या कह दिया, मैक्सिमा एक ही आएगा? क्या है ये? मतलब 0 पर। क्यों, ये सभी तो ही मैक्सिमा है। सर ये एल बाय बीटा करना वो तो तब तक सही है जब तक बीटा वैलिड हो। बीटा तो फिर पूछा ही नहीं जाएगा फिर। हाँ भाई पूछा ही नहीं जाएगा। इसमें तो डिपेंड कर जाएगा ना डी पर। हाँ अब तो करेगा ना, ये तो हाँ, किसी पार्ट में जाएगा। पूछा है ना, किसी लेंथ में, पोर्शन में कितनी बनी है। अच्छा हाँ हाँ चलो अब आता हूं मैं सेकंड पार्ट पे। इसमें अब हमने अलग अलग चेंजेस किए थे। हाँ इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन आ गए थे समझ में। चलो अब हमने अलग अलग चेंजेस किए थे, इस पे अलग अलग लाइट डाली थी कि रेड और ब्लू दो लाइट डाल दी तो क्या होगा, क्या होगा? दो अलग अलग पैटर्न, दो अलग अलग। सेंटर वाले पे सेम ये ब्लू वाला होगा, दो अलग अलग वाले। हाँ रेड वाला पैटर्न अलग है। कुछ बड़ा बनेगा। हाँ तो सेंट्रल तो मैच करेगा क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 लैम्डा वाला है। Yes, लेकिन sir. रेड का बीटा कुछ और आएगा, ब्लू का बीटा कुछ और आएगा। तो मैक्सिमा अगला कहाँ आएगा, एलसीएम पे। हाँ सर। कॉमन सेंस था। लेकिन मिनिमा कहाँ आएगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मिनिमा में हमें ऑड बीटा 1 इक्वल टू ऑड बीटा 2 ये चाहिए हमें। तो 2n प्लस 1 बीटा 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 बीटा 2 बाय 2। आया समझ में? और ये शायद याद आ रहा होगा, हमने वेव्स में कर रखा है पहले। अब इसके सॉल्यूशन ढूंढने। यस सर। हाँ अब इसके हमें सॉल्यूशन चाहिए। अगर सॉल्यूशन मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो नो सॉल्यूशन, डार्क बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सर और शायद ये सीधे दिख रहा है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 के प्रोपोर्शनल। हाँ सर। तो अगर तुमने वेवलेंथ दी होती एक 5000 एक 7000 तो ये 5/7 बनता, सॉल्यूशन में आते। लेकिन एक तुमने 5000 एक 6000 दे दी तो 5/6 आ जाता और सॉल्यूशन नहीं बन पाते। नहीं आते। हाँ सर। नहीं आता। तो सॉल्यूशन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। नहीं भी आ सकते। सर इसी में व्हाइट लाइट के केस में आपने बोला था कि अगला मैं व्हाइट लाइट ही पूछ रहा हूँ कि अगर व्हाइट लाइट डाली, अब व्हाइट लाइट में तो कितने सारे कलर हैं। हाँ। कितने सारे कलर हैं तो ये एलसीएम तो इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि सबके कंबाइन होने के चांस कितने हैं, ना के बराबर कि सबका मैक्सिमा एक साथ आ जाए। बिल्कुल। और मिनिमा के तो और भी चांस खत्म हो गए। हाँ।
तो ना तो कोई नया डार्क मिलने वाला है, ना कोई नया ब्राइट मिलने वाला है। तो सिर्फ व्हाइट लाइट अगर डाली होती हमने, तो जो पैटर्न बनता वो सीधे सीधे पैटर्न रफली ऐसा हो जाता। सेंटर पे एक मैक्सिमा आएगा, बाकी इंटेंसिटी गिरती जाएगी। बिल्कुल, ये 100% क्योंकि और श्योर कोई मैक्सिमा नहीं मिल पाएगा। इकलौता मैक्सिमा एक ही मिलेगा जहां सबका, क्योंकि सबका एलसीएम 0 पक्का है। 0 के अलावा अगला एलसीएम कौन सा है पता नहीं, और शायद ही कोई मिलेगा। नहीं आया समझ? पर उसकी पॉसिबिलिटी तो होगी ना। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, कितनी नहीं, अगर होती है व्हाइट लाइट में, कितने कलर होते हैं? नहीं, मैं वो बात सही है कि बहुत कम होगी, पर अगर कम नहीं, पूछा 0 होगी। 0 0 कैसे बोला? व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं पहले तुम मुझे ये बताओ, कितनी वेवलेंथ होती है? 450 से लेकर 700 तक। कितनी? तो कितनी काउंट करो ना, कितनी है? 350। पागल हो, डेसिमल में नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, वो भी हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारी हो गई। वेवलेंथ है ना? हाँ, बहुत सारी नहीं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है व्हाइट स्पेक्ट्रम अपना। तो इनफाइनाइट वेवलेंथ है। तो इनफाइनाइट चीजों का एलसीएम निकालोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा ना। तो सर ये एलसीएम एग्जैक्ट ही आएगा ना, तभी मैच कर पाएंगे। बीच में इरेशनल नंबर भी तो आए होंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है तो। यस सर। क्या यार, मैथ्स तो तुम लोग बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ तो सोचो यार। वो तो आ गया सर समझ। पता नहीं क्या फालतू चीजें करो। ये बताओ, इनका एलसीएम निकालो जरा। इसी का बहुत बड़ा नंबर आएगा ये। हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम लार्ज नंबर होगा ये। हाँ यस सर, होगा होगा बिल्कुल। प्रोडक्ट होगा यस सर। बस सिंपल सी बात है। वो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। यस जैसे तुमने 5000 और 5001 का एलसीएम लिया, इनका एलसीएम सीधे इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है। हाँ यही इतना बड़ा हो गया। अब 5002 लेते तो फिर कुछ बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती। ऐसे करते करते बहुत बड़ा नंबर नहीं आ जाएगा। तो व्हाइट लाइट में मैक्सिमा मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है, कम नहीं है, 0 ही है। और किसी भी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में मैक्सिमा मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो सिर्फ एक ही मैक्सिमा मिलेगा ये। और मिनिमा के भी चांस बिल्कुल ही खत्म है। मिनिमा के तो और कम चांस हैं। मैक्सिमा तो फिर भी एलसीएम में हो जाता है, मिनिमा में तो और लफड़ा है कि हमें और चाहिए होते हैं। हाँ तो ये हमारा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम आएगा, ओनली सेंट्रल मैक्सिमा एंड नो मोर। और वजह क्या है? क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 लैम्डा, और 0 इज एलसीएम ऑफ एवरीथिंग। यस सर। 0 सबका एलसीएम है, इरेशनल का भी, रैशनल का, सबका। आ गया समझ में दूसरा केस? हाँ सर। चलो सर इसमें आपने बताया था वो कलर दिखेंगे अपन मुझे साइड में, वो पहले रेड दिखेगा। हाँ, कलर दिखता है। तो यहाँ बगल में हमें कलर दिखेगा रेडिश, यहाँ कलर दिखेगा ब्लूइश, बस। और सोचो क्यों? क्योंकि ब्लू सबसे पहले मरेगा, तो रेड जिंदा रहेगा, इसीलिए यहाँ रेडिश दिखेगा, यहाँ ब्लूइश, यहाँ रेडिश, यहाँ ब्लूइश, और यहाँ व्हाइट सेंटर। बस ऐसा पैटर्न दिखता है। इसमें कलर नहीं दिखते और? नहीं नहीं, और कौन से ये? अरे ये पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा विवग्योर। क्यों पार्शियलिटी थोड़ी होगी, ये पूरा पैटर्न दिखेगा। हाँ वही। सर इसमें आपने ये कैसे बोला था कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में मिनिमा के चांस मैक्सिमा से भी कम रहेंगे? अरे यार 2 ही में नहीं मिले थे, ये बताओ 5000 और 6000 भेजे थे हमने, सिर्फ 2। तो एलसीएम तो मिल गया था, मैक्सिमा तो मिल गया था, मिनिमा फिर भी नहीं मिला था। अच्छा हाँ ठीक। जब इन 2 में ही मिनिमा के चांस कम है तो 3-4 कर देते तो और भी चांस कम होते ना। हाँ ठीक है। कॉमन सेंस यूज करो। चलो ये पार्ट भी आ गया समझ में। चलो थर्ड पार्ट। अगर हमने लाइट, यही लाइट कुछ एंगल पे डाली होती, ये वाला वैसे मैंने शायद क्लास में लिया नहीं है। अगर हमने लाइट एंगल पे डाली होती, ठीक है, एंगल थीटा, क्या कोई बता सकता है सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ आएगा इसका? वहीं आएगा कि कहीं और आएगा? नीचे आएगा शायद। कहाँ आएगा ये? यहाँ तो पक्का नहीं है, नीचे आएगा शायद। सोच लो। क्यों?
क्योंकि यहाँ नीचे आएगा, यहाँ नीचे। डिफरेंस नहीं आया, लेकिन हाँ, सर। ओरिजिनली एक आर्क मारते इस पे, हाँ तो ये थीटा की आर्क लगती, यस सर। हाँ तो ये डी साइन थीटा का ऑलरेडी पाथ डिफरेंस है। इसको कवर करने के लिए लैम्डा बनाना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ पे डेल्टा 0 है, नहीं है, डेल्टा डी साइन थीटा है। यस सर। तो चूंकि नीचे वाली वेव जीत रही है, हाँ उसको हराना है। तो अब हमें ऊपर वाली वेव को जिताना पड़ेगा। हाँ सर। तो ऊपर वाली की वेव कब जीतेगी? जब हम नीचे जब आएंगे। नीचे आएंगे तो उसका डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे। यस सर। सोचो नीचे वाली यहाँ जीत कैसे रही है? अरे कहाँ ज्यादा जीत रही है? डिस्टेंस कवर कर रही है। ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लिया ना इसने एक्स्ट्रा। ऊपर वाले ने भी तो कर लिया। कहाँ ऊपर ऊपर आया वो पहले अरे नहीं गया। यहाँ से चालू हुए, कहाँ कर लिया? अच्छा हाँ हाँ। अरे यार क्या क्या बताना पड़ रहा है। इसने इतना किया, इसने एक्स्ट्रा नहीं किया ये। हाँ कर लिया। हाँ तो इसको काटने के लिए यहाँ कहीं डेल्टा 0 आएगा, सोच लो। हाँ सर। और पूरा अब नीचे हम वो देखें तो उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, अब हम इस पे आर्क मार दें। तो ये वाला अगर एंगल अल्फा होगा तो ये वाला डिस्टेंस डी साइन अल्फा होगा। हाँ मानते हो? हाँ सर। और अगर काटना है तो डी साइन थीटा और डी साइन अल्फा बराबर होने चाहिए। हाँ तो थीटा और अल्फा आपस में बराबर होने चाहिए। तो दरअसल जितना एंगल से आ रहा था उतने ही एंगल पे नीचे आ जाएगा। और बात काफी हद तक कॉमन सेंस वाली है। अभी समझाता हूं कॉमन सेंस कैसे। ये ऐसे आ रही हैं, ये इधर आई, तो क्यों ना इसको इधर एक स्लिट सोच लो। सोचो। हाँ सर सही है। सोचो इसके अपने आप समझ में आ मिनिमा जाएगा। पे आ जाएगा। यस सर बिल्कुल। अच्छा ये सोचो। उसके रिस्पेक्ट में वो एकदम हाँ। clear है। तो अब देखो ये यहां से आर्क डाली, एक बार ये जीता, एक बार ये जीता, ये कट गया, तो हम सोच लें कि स्लिट ऐसी थी। हाँ थीटा पे रोटेट कर। तो पैटर्न का ये यहां आएगा। इसीलिए हम सीधे कह सकते हैं कि जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे नीचे मैक्सिमम। ऊपर वाले से मोड़ दो। ठीक। तो बनेगा पैटर्न वैसा ही, लेकिन पैटर्न यहां से बनना चालू होगा। ये पूरा शिफ्ट होगा ना ऊपर से। ये इतना शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा पैटर्न, ये नीचे इतना शिफ्ट हो गया। तो अब मैं इसको छाप लेना, मैं फिर से लिख रहा हूं क्वेश्चन की तरह। तो ये वाला केस मैंने क्लास में लिया नहीं था। ये वैसे स्लिट के ऊपर शीट लगाने के एनालॉगस ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल एनालॉगस। तो यहां पे ये हमारा O है, ये एंगल अल्फा से आ रहा है। एक मिनट कलर ब्लैक ले लेता हूं। ये एंगल अल्फा से आ रहा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है। अब ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, तो इसमें पूछा होता लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन O एंड सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। अल्फा स्मॉल मान रहा हूं मैं, सो दैट YDSC वाले अपने एजम्पशन बने रहें। तो ऐसा कुछ था क्वेश्चन। ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या किया, इसका सॉल्यूशन ये है। हमने इसको ऐसे किया, और यहां से ये आर्क डाली है। ये हमारा एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो ये डी साइन थीटा, ये डी साइन अल्फा, और इस पॉइंट पे डेल्टा हमारा 0 है। इसका मतलब डी साइन थीटा और डी साइन अल्फा आपस में कट गए हैं, इसका मतलब थीटा ही अल्फा है। क्लियर? तो आंसर्स आ गए इसकी। पहले पार्ट का आंसर बोलो क्या आना चाहिए? डी लैम्डा बाय डी। डी टेन अल्फा डाउन या बिलो। ये समझ आए लोकेशन मीन्स होता क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट।
y कोऑर्डिनेट। तो ये जो हमारा डेल्टा इक्वल टू 0 का लोकेशन है, ये हमारा O से कितना नीचे है? तो थीटा नीचे। हाँ तो थीटा मतलब ये d है, तो ये d tan थीटा नीचे टी टेन थीटा। हाँ और थीटा ही अल्फा है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन दिस एंड दिस, तो लेंथ कितनी है अपॉन बीटा। बीटा सर, बीटा तो फिक्स हो जाता है ना लैम्डा से। बीटा तो वही आएगा, बीटा को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बीटा डेल्टा पे डिपेंड करेगा। ध्यान दें, बीटा रिमेन्स सेम एज डी लैम्डा बाय डी। वजह बिल्कुल सिंपल है कि बीटा आखिरकार कैसे सेम है, बता रहा हूं बीटा कैसे सेम रिमेन्स सेम, क्योंकि बीटा निकलता पाथ डिफरेंस में चेंज इन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। अब पाथ डिफरेंस हमारा आया है डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, और ये हमें लैम्डा के बराबर चाहिए, और डेल्टा में निकालोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी डेल्टा के साथ। सोचो, ये समझ पाए? हाँ सर। क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, डी साइन अल्फा तो सब में आएगा ना। हाँ तो वो कांस्टेंट है, इसीलिए आंसर हमारा फिर से जो खत्म आएगा। मतलब अगर एंगल से लाइट डालो या कोई थिन शीट इंसर्ट कर दो, बीटा की वैल्यू वही रहेगी, बस क्या होगा, पूरे के पूरे पैटर्न को नीचे खिसका देंगे। तो अब यहां पे तो पक्का मैक्सिमा है, यहां मैक्सिमा है नहीं, पता नहीं, समझ गए ना? यहां मैक्सिमा है, ये पता नहीं क्यों, क्योंकि यहां डेल्टा की वैल्यू डी साइन अल्फा है। सोचो, क्योंकि जितना ये लीड करके आ रहा है वही का वही पाथ डिफरेंस हो पे आ जाएगा, तो मैक्सिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। अगर एन लैम्डा हो गया तो हो जाएगा। एन लैम्डा डी टेन अल्फा को अपन, जो डी टेन अल्फा है उसको अपन बीटा और लैम्डा में से ले सकते हैं ना? नहीं, टेन अल्फा तो कांस्टेंट है ना, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, गिवन है ना, उसको किसी और के टर्म में लिखने का क्या मतलब है? थीटा को किसी और के टर्म में लिखेंगे ना। जैसे ये अगर y होता, जो तुम कहना चाह रहे हो, ये अगर y होता तो इस पे आता d साइन थीटा माइनस d साइन अल्फा, ये आता, इसको dy बाय d माइनस d साइन अल्फा। अब सोच पाए कि नॉर्मल YDAC के हिसाब से ये d साइन थीटा ये लीड कर जाता, लेकिन ये ऑलरेडी लीड करके आ रहा है d साइन अल्फा, तो डिफरेंस कितना आएगा, डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा। थीटा स्मॉल है तो डी वाई बाई डी माइनस डी साइन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लो, स्क्रीन कॉपी में लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर इसमें किसी भी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल, अब हमें ये पता है ना, तो हम निकाल सकते हैं ना। ठीक। वाई के टर्म में अगर डेल्टा पता है तो सब कुछ पता है। हाँ ठीक है, चलो तो एक न्यूमेरिकल करो, कॉपी पेन उठा लो अपना। क्वेश्चन रफली सेम ही है, तो यहां से मैंने लाइट डाली, अल्फा की वैल्यू है 1.8 बाय पाई डिग्री। ठीक है, ये डी है 1 mm, ये है 2 मीटर, ये हमारा ओ है जिसे हम ओ कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, डेल्टा एट ओ है ना, एंड हेंस इंटेंसिटी एट ओ। क्वेश्चन 2, क्या लिखना है, लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा।
और चौथा काफी अच्छा क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ शीट needed to bring central maxima at O again और म्यू की वैल्यू 3/2। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अल्फा देखो मैंने काफी छोटा दे रखा है, हाँ लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, अल्फा मैंने काफी छोटा दे रखा है, तो लाइट तिरछी आ रही है, ये स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन पे बनने वाली है, ये ओ है, तो पहला पूछा है डेल्टा एट ओ, इस पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, उसी से आपको फेज डिफरेंस निकालना है। फिर सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ आएगा, फिर नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा, फिर थिकनेस ऑफ शीट नीडेड टू ब्रिंग सेंट्रल मैक्सिमा। ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। शीट वाला, शीट हमें लगानी है, बताओ कहाँ लगाएंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे आ जाए? नीचे। कोई बता सकता है? नीचे वाले पे, नीचे वाले पे, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। और दोनों फैक्टर काटने हैं, ट्राई करो। सही, जो नीचे थिकनेस में शिफ्ट आता है वो कैसे, क्या वो शिफ्ट आने का सर देखते कैसे थे? टी म्यू -1। हाँ वो ऊपर नीचे का कैसे सेंस लगा? अब अगले डिस्कशन में आएगा, पहले ये करो। टी म्यू -1 होता है बस। हाँ वो तो अभी देख काट देना, वो मैं अभी बता दूंगा। हाँ सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी रफ में सॉल्व कर लो ना, बाद में फेयर में लिख लेना इसको। यस सर। साथ में ही कर लेते हैं, छोड़ो टाइम पर, बाद टाइम लग जाएगा। थिकनेस तो आ गई। बीटा बोलो पहले तो, बीटा पहला पॉइंट कि बीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। हाँ सर, डी लैम्डा 10 पे -6 डी 10 पे -3 1 mm। हाँ सर। चलो डेल्टा एट ओ, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहां पे ओ पे जाता तो यहां तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया, जो आया कंपनी से यहां आया, ये अल्फा है। हाँ। यही डेल्टा है, तो डी साइन अल्फा, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली डी अल्फा। यस सर, 1/100। डी है 1 मिलीमीटर, और अल्फा π/180, ये मत भूल जाना, π/180, तो 1/100 mm। यस सर। 10 पे -5 20 लैम्डा, लैम्डा 0.5 इंटू 10 पे -6 है ना, कि 200 लैम्डा? नहीं, 5 इंटू 10 पे -5 सही है। ये कितना है? ये तो कुछ कम आया, 5 लैम्डा आया। नहीं, क्या लिख रहा हूँ, 4 लैम्डा आया सर। ठीक है, ये बना 0.5 इंटू 10 पे -6, ठीक है, तो इसको 10 पे -6, 10 इंटू 10 पे -6, 10 लैम्डा, 20 लैम्डा तो बन गया। 20 लैम्डा सही था। सही था। और 20 लैम्डा, तो अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब बहुत ही आसान हो गया कि यहाँ पाथ डिफरेंस 20 लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस 0 कहाँ है, नीचे या ऊपर? 20 बीटा ऊपर। ऊपर। ऊपर 20 बीटा है। और यहाँ अगर डेल्टा 0 लैम्डा है तो ये गैप हम सीधे 20 बीटा लिख सकते हैं। 20। बिल्कुल। ऑब्वियसली आप डी 10 अल्फा से निकाल सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली डी अल्फा होगा, आंसर सेम आएगा। हाँ। लेकिन 20 बीटा लिखना ज्यादा आसान है। हाँ सर। हाँ। इसका आंसर आया 20 बीटा, 20 mm अबव। उसमें इंटेंसिटी और निकालना। हाँ, इंटेंसिटी एट ओ तो 4I0 आ गई, हालांकि मुझे लिखनी देनी थी कि सेंटर पे कितनी है, तो यहां अगर 4I0 है तो यहां भी 4I0 है, तो डेल्टा एट ओ 20 लैम्डा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है सीधे, तो 4I फिर से आया 4I या I max। ठीक है, इसको I max लिख देता हूं। चलो थर्ड का, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ओ एंड सेंटर की 20। डेटा बड़ा अच्छा था, 20 बीटा है तो सीधे 20 आ गया, अदरवाइज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। तो बिटवीन पूछा तो उसको इंक्लूड करेंगे, और क्या, किसी एक को करेंगे, किसी एक को, या शुरू वाले को करो या आखिरी वाले को करोगे तो। और लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? टी इंटू म्यू -1 बराबर डी साइन अल्फा। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें दो फैक्टर काटने,
एक बार ये जीत रहा है और एक बार अगर मैंने स्लैब नीचे लगा दी, इधर अगर स्लैब लगा दी तो ये जीतेगा। तो अभी ये जीत रहा था, अब ये जीत जाए तो इस डेल्टा की वैल्यू इस डेल्टा के बराबर हो जाए। तो हाँ। ऊपर वाला डेल्टा कितना है, डी साइन अल्फा, ये डेल्टा कितना है, टी म्यू -1, और डी साइन अल्फा ही 20 लैम्डा है, ये हम निकाल चुके थे। टी पूछा है 3/2 -1, तो थिकनेस आ गई 40 लैम्डा, लैम्डा 0.5 माइक्रोमीटर है तो 20 माइक्रोमीटर यहां से आ गया समझ में। यस सर। और ये माइक्रोमीटर 20 माइक्रोमीटर का ऑर्डर वही है जो पॉलीथिन आती है ना मार्केट में, सब्जी वाले लिए रहते हैं बिल्कुल पतली वाली, 10 माइक्रोमीटर रहता वो है 10 माइक्रोमीटर की। तो इतनी पतली शीट हम लगाएंगे। सर अगर इसी में सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा पूछा जाएगा, सेकंड ऑर्डर इससे आएगा, सेकंड ऑर्डर आएगा सेंटर से 18 बीटा, ये समझ गए। ये सेंट्रल 0 लैम्डा, फर्स्ट 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, ऐसे सब कुछ अब ऊपर से कैलकुलेट होगा सेंट्रल से। सर सेंट्रल मतलब वो जो उसकी वजह से आ रहा है ना 0 लैम्डा वाला। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर अगर पूछा होता तो आंसर होता 18 बीटा या 22 बीटा। हाँ, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, समझ गए। तो nth मैक्सिमा अगर पूछा होता है इसमें, तो nth मैक्सिमा आएगा d साइन अल्फा प्लस माइनस n बीटा। d साइन अल्फा लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। अब ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना, बहुत जरूरी क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा बनेगा। ले लिया सर। ले लिया, चलो। थर्ड और YDAC का फाइनल डिस्कशन कि हमने यहां लफड़ा नहीं किया, लेकिन हमने एक नया रायता फैला दिया, यहां पे हमने एक शीट रख दी, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि एक्चुअली अंतर क्या आया, कि अंतर कहां आया। ये एक हाइपोथेटिकल ये बाउंड्री बनाओ, बना ली, ये एयर है, ये म्यू है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बची हुई तो बराबर है, ये तो इक्वल है। हाँ, तो जो पार्शियलिटी हुई है वो इसी थिकनेस टी में हुई है। हाँ, तो उसने ये टी म्यू में कवर अप किया, इसने टी एयर में कवर अप किया, एयर में कवर अप तो जो किया। डेल्टा इफेक्टिव बचा ओ पे, वो तो सीधे यही आया, ये टी म्यू -1, और जिसका मीडियम ज्यादा उसका पाथ डिफरेंस ज्यादा, तो ये पाथ में एक्चुअली लीड कर गया इनडायरेक्टली। हाँ सर। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो मुझे नीचे वाले को लीड कराना पड़ेगा। हाँ, तो ऊपर हो और जाएगा। नीचे वाला लीड कब करेगा, ये समझ गया, आ गया समझ में। हाँ सर, वहाँ पे वो स्लो स्पीड से गया था, यहाँ पे उसी तो स्पीड ये से आ रहा देख लो, ये टी म्यू -1 कितने के बराबर आया, मान लो ये 5 लैम्डा के बराबर आया तो हम 5 बीटा लिख देते। हाँ, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये कितने लैम्डा के बराबर आया, उतने बीटा। हाँ, क्या है समझ में। हाँ सर। सर ऊपर वाला लैग किया ना। अरे लैग किया, लीड किया, जो भी है, पाथ में एक ने ज्यादा किया, अब नीचे को पाथ ज्यादा करा दिया, कट गया। पाथ से सोचो कि अगर हम पाथ डिफरेंस काट दें तो सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। और कैसे सोचा, ये बाउंड्री जो मेन पॉइंट यही था कि ये हमने बाउंड्री बनाई, एक वहां हाइपोथेटिकल बाउंड्री बनाई, इसके अलावा यहां कोई अंतर नहीं था। तो जो अंतर इसने म्यूटी और टी का था, यही अंतर था, तो ये हमने बनाया। अब देखा इसमें ऐसे कितने लैम्डा हैं, उतने बीटा पैटर्न ऊपर खिसक जाएगा। और अब पूछी होती लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा, तो क्या आता बताओ। टी म्यू -1 बीटा वाई लैम्डा प्लस माइनस एन बीटा। आ गया समझ में। हाँ सर, सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो पैटर्न इतना शिफ्ट हो गया, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ यही पता करना है पैटर्न कितना किसका। क्लियर। तो हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम सब कुछ रायता फैला देंगे। ये भी तिरछा गिरेगा,
एक स्लैब इधर भी लगाएंगे, स्लैब नहीं है ब्लू एक्चुअली लाइट शीट में है, एक शीट इधर भी लगाएंगे। अब हमें पता करना होता ये 10 माइक्रोमीटर, थिकनेस 3/2, 5 माइक्रोमीटर या 6 माइक्रोमीटर, म्यू 4/3। ठीक है, ये 0.9/180, सॉरी 0.9 या क्या था 1.8/पाई था ना, इस बार 0.9/पाई डिग्री ले लेते। ये 1 mm, कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए लैम्डा फिर से हम इस बार 6000 लेता हूँ, तो 1.2 बन जाएगा, 1.2 बन जाएगा 6000 लिए तो 0.9 डिग्री, तो 1 mm कितने के बराबर है पहले ये देखा, तो 10⁻³ बाय 0.6 इंटू 10⁻6, 10⁻3/0.6, 10⁻4/6। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हमने क्या लिखा d, क्योंकि हमें ये d साइन अल्फा चाहिए ना, तो d साइन अल्फा कितना आया 5000 λ/3 इंटू 0.9/पाई इंटू π/180, हाँ पाई से पाई, 0.9 से 200, तो 50 λ/6 मिल गया। और 50 λ/6 कौन पाथ में लीड किया है? ये जो निकला है ये Δ2 - Δ1। यस सर, 2 लीड किया है। अब हमें ये देखना है 3/2 वाला। अब Δ1 कितना लीड कर गया? 10 टाइम्स 3/2 - 1, 5 माइक्रोमीटर। हाँ ये 6 टाइम्स 4/3 - 1, ये 5 माइनस 2, 24 6 2 3 माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर, ये लैम्डा कितना है 0.6 माइक्रोमीटर, तो 0.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये कितना बना 5 लैम्डा। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। अब हमें ये समझना है कि 2 फैक्टर हम निकाल चुके हैं। इसका फैक्टर निकाल चुके हैं कि ये लीड कर रहा है 50 λ/6 मतलब 25 λ/3 से, और यहाँ इसका ज्यादा आया तो ये लीड कर रहा है कितने से? 5 लैम्डा से। 5 लैम्डा से। कौन ज्यादा बड़ा है? ये 2 वाला। और कितना ज्यादा बड़ा है? 25 25/3 10/3। हाँ तो इस पॉइंट पे डेल्टा ये आ गया। हाँ सर, अब इससे चले जाएंगे हम जहाँ तो 0। अब हमें बस ये सोचना है कि Δ0 या तो इसके नीचे है या इसके ऊपर है। तो नीचे दिख रहा है ये फैक्टर जीत रहा था, को दिखाना नीचे आ पड़ेगा। जाएगा। तो Δ0 इधर है, हाँ, तो ये 10 β/3 लेंथ 10β/3 यस सर। है प्रूव्ड। यस सर। तो इवन हम यहाँ मैक्सिमा भी यहाँ इंटेंसिटी भी बता सकते हैं। हाँ λ/3 मतलब 2π/3 मतलब Imax/4। क्या कोई सोच पाया मैंने क्या कह दिया इतने हाँ जल्दी? सर, लैम्डा पे 2π का आएगा तो λ/3 पे 2π/3 का। 10 λ/3 पे हमने यहाँ तो इंटेंसिटी Imax होगी पक्का, लेकिन यहाँ इस बार पाथ डिफरेंस 10 λ/3 आया, और 10 λ/3 सेम एज λ/3। हाँ सर वही, सेम एज 2π/3। हाँ और 120 डिग्री पे एम्पलीट्यूड वापस ही आ जाता है, यस सर बिल्कुल। तो इंटेंसिटी I0 आ जाएगी। Imax 4I0 था, ये मैंने लिखा Imax/4। ये बिल्कुल मैंने इस क्वेश्चन में हर चीज इंक्लूड कर दी है, और मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ सर, अभी आया अभी। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, काम आएगा। क्लास में चाहो तो लिख ही वाला क्वेश्चन की तरह लिख लेना इसको भी अपनी कॉपी में अपडेट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन देख लोगे पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ले लिया सर। चलो, तो यही मेन था YDSC टॉपिक। अब आपको समझ में आ जाएगा। ये इलस्ट्रेशन अगर नहीं कर पाए होगे तो अब कर लेना पूरा। तो आपको होमवर्क में इसमें है DCT2 ऑल इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज। सर चलो अब आते हैं सेकंड पार्ट। सर कुछ करो। हाँ सर, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमने अलग अलग पहले निकाला कौन लीड कर रहा है दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो इसलिए निकाला हमने, 2 सुपर पोजिशन टाइप का कर लिया। इसका फैक्टर अलग देख लिया कि ये लीड कर रहा है, इनका फैक्टर अलग देख लिया, इसमें ये लीड कर रहा था। तो अब देखना पड़ेगा कौन जीता।
हाँ उसके हिसाब से मैक्सिमा नीचे या ऊपर ऊपर नीचे। शिफ्ट होगा। ठीक। हो सकता है यही लीड कर रहा होता तो जुड़ जाते ना दोनों चीजें, ये देखना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन डीसीटी में मिलेंगे और जेई कॉर्नर में मिलेंगे तुम्हें। जेई कॉर्नर में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो अब आ जाओ, पक्का पूरा वाईडीएससी में कोई डाउट तो नहीं? डीसीटी लगाओगे तो और अच्छा फील आएगा। सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट में एक्चुअली आईआईटी के सिलेबस में है नहीं ये, तो इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे। प्रूफ के पीछे शायद जाओ या ना जाओ, आपकी मर्जी। 2d लैम्डा बाय डी। बस ये विथ हमारी डबल थी। हाँ। और यहाँ पे जो टी होता है उसका थिकनेस होता है। यहाँ डेल्टा लैम्डा है, यहाँ पे भी, यहाँ डेल्टा 0। यहाँ देखो लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। हाँ सर ये बताया, क्योंकि वो फेजर आपस में कट गए हैं, कट जाते हैं। हाँ। एवरेज 0 हो गया। एवरेज 0 तो और सही। हाँ, तो बस इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सीधे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये स्प्रेड कितना है, और अगर एंगुलर स्प्रेड पूछा होता तो 2 लैम्डा सर वो tan से डिवाइड कर देंगे, tan थीटा निकालते लैम्डा बाय डी। बिल्कुल सही, tan थीटा निकालते उसका। ये थीटा, ठीक है। और यही बताता है कि हम तो सोच रहे थे, देखिए कॉमन सेंस क्या कह रहा था हमसे कि लाइट, अगर किसी नॉर्मल बंदे से पूछोगे वो कहेगा लाइट सीधी निकलेगी, ये निकलेगी, लेकिन हम जानते हैं लाइट ऐसे नहीं निकलेगी, लाइट तो फैलेगी। अब वो फैलेगी कितनी, वो डी पे डिपेंड करेगा। अब प्रैक्टिकली क्या है, लैम्डा है माइक्रोमीटर का, तो अगर डी माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होगा तब तो ये फैलाव समझ में आएगा, लेकिन अगर डी मीटर है तो ये एंगल हमारा 0.001 रेडियन हो जाएगा, ये तो काफी कम है। इसीलिए डेली लाइफ में डिफ्रैक्शन हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए हमें वो रायता फैलाना पड़ा था। ब्लेड ली थी, एक और ब्लेड ली थी, चिपकाया, पतला गैप किया, फिर बनाया, तब जाके ये समझ में आया था। हाँ सर, इससे यही वेवलेचर ग्रुप हुआ था तभी साउंड की तरह है। और बहुत ही सरप्राइजिंग है, मतलब ये अगर आम आदमी को दिखाओ तो कोई मानेगा नहीं कि ये कैसे हो गया। हाँ सर इसको वैसे इससे भी वो बोल सकते हैं ना कि वो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वेव नेचर वो जब लैम्डा और ऑब्स्टेकल कंपेरेबल होते हैं तभी सिग्निफिकेंट होता है। हाँ, तो उसकी वजह ये है ना। अच्छा, उसकी वजह ये। आईडीएससी में भी हमने फ्रिंज विड्थ देखी थी, उसमें भी लैम्डा बाय डी आया था। एंगुलर देखो तो लैम्डा बाय डी, यहाँ भी यही आ रहा है। इनकी वजह से हम कहते हैं कि लैम्डा को ऑब्स्टेकल की साइज के कंपेरेबल क्यों होना चाहिए, वेव नेचर के लिए। इसीलिए कहते हैं कि साउंड प्योर वेव लगता है और लाइट वेव लगता नहीं है, जबकि लाइट भी वेव है। पक्का आ गया डिफ्रैक्शन समझ में? सर इसमें इधर पे या आपने तो क्वेश्चन समझा, पूछा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा कितना है, या तो इसकी विड्थ पूछी जाएगी या एंगुलर विड्थ, तो सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, बस काम खत्म हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। मेंस में आता है सीधे ये पूछा जाता है वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन एक और टारगेट दिया था कि इसमें और इंटरफेरेंस पैटर्न में 3 तुम्हें अंतर ढूंढने थे, कैनवास पे लिखा था। हाँ, ढूंढे नहीं। एक तो मैक्सिमम मिनिमा, 3 अंतर सर वो ढूंढने थे। बेंडिंग ऑफ लाइट थी और वो क्योंकि ये स्कूल में आता है, ये 3 अंतर वाला ये क्वेश्चन। बीटा ये हमारा वाईडीएससी था। सर इसमें लैम्डा पे जाने पे मिनिमा मिलता है। हाँ, उधर पे पहला तो डिफरेंस ये है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम वाईडीएससी में डी लैम्डा बाय डी है, और सिंगल स्लिट में 2d लैम्डा बाय डी। पहला। दूसरा था इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन वाईडीएससी, और ये डिक्रीजेस विथ ऑर्डर इन डिफ्रैक्शन। इवन काफी कम होती है, मेन यही शार्प दिखता है, बाकी ये काफी कम हो जाते हैं। ये देखा होगा तुम लोगों ने। मैंने दिखाया था कि ये इंटेंसिटी आई होती है, ये लगभग I0 by 22 होती है, मतलब 22 होती है, इतना कम 4% बचता है। 4% बचता है रफली, तो काफी कम लाइट होती है। तीसरा अंतर बिल्कुल सही बोला था जो तुम लोगों ने बोला था, क्या
एल लैम्डा पर एन लैम्डा पे उधर से कंस्ट्रक्टिव। बिल्कुल। तीसरा Constructive, destructive. कि मैक्सिमा YDSE में D इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी पे मैक्सिमा था। क्या लिख रहा हूँ? बीटा इक्वल बिल्कुल। YDSE में y या क्या था? y इक्वल टू डेल्टा, हाँ, y इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी पे मैक्सिमा था। लेकिन सिंगल स्लिट में y इक्वल टू मिनिमा। एन डी लैम्डा बाय डी पे मिनिमा था। ऑब्वियसली एन नॉट इक्वल टू 0। यस सर, 0 पे ऐसे मैक्स। सिंगल स्लिट में ये था। और अब अगर 4 पूछे हैं तो चौथा अंतर, एक में 2 स्लिट होती हैं, एक में 1 स्लिट होती है। हाँ सर, ये तो सही है। चौथा अंतर ही होता है। तो नाम में नाम ही है। और पांचवा अंतर, 5 पूछे तो ये फोटो बना देंगे हम। हाँ सर, ये भी सही। एक ही चीज हम कई तरीके से बोलते हैं। इसका लोकस भी बता देंगे कि ये ऐसा होता है। लोकस वोकस ज्यादा हो जाएगी। 5 सर काट लेंगे। कभी पूछा है एनसीईआरटी में? काट लेंगे। आ गया समझ में? ये स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये आता है स्कूल में कि दोनों में सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में डिफरेंसेस बताते हैं। पूछते हैं कि 3 डिफरेंसेस लिखने, तो ये लिख लोगे। ये फोटो बना देना तो बस पढ़े लिखे लगोगे। सर फोटो तो जहां मौका मिले उधर बना देना स्कूल में। तो तो वो इंटेंसिटी में क्या लिखा आपने नीचे? इंटेंसिटी कांस्टेंट है YDSE में, कांस्टेंट है वो YDSE में, और डिक्रीजेस विथ ऑर्डर इन डिफ्रेक्शन। चलो, हैंस प्रूव्ड हो गया। हाँ सर। ये बस मान लो, ये रटना है, हम रट मारेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रट तो लो। हाँ सर, मैक्सिमम आ गया। मिटा दूं? हाँ। चलो, लास्ट था हमारा पोलराइजेशन। ये KVPY में पूछते हैं हर बार, एक आध क्वेश्चन आता है इसका। पता नहीं क्यों पूछते हैं, इसके पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने बहुत देखा कि पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पोलराइजेशन था क्या? केमिस्ट्री सोचता था, केमिस्ट्री में है वो, इसलिए आता है। हाँ हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग प्लेन में ऑक्सीलेट कर रहे थे, और जो ही पोलराइजर से पास हुए, इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर को जाने दिया, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये अनपोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है। ठीक है, ये पोलराइज लाइट बनाने का तरीका है कि पोलराइजर से पास करा दो। अब हम इसको एनालाइजर से पास करा रहे थे, तो पास एक्सिस सेम थी तो इंटेंसिटी पूरी आ गई। एंगल कुछ था, अगर ये थीटा पे था तो इंटेंसिटी कॉस थीटा आई, और उस डायरेक्शन में पोलराइज हो गई। ये स्टेटमेंट को समझ आए? जी सर। हाँ। कि अगर आपका ये पोलराइजर किसी एंगल थीटा पे होता, तो जो आउटपुट लाइट होती वो इस डायरेक्शन में पोलराइज होती। एक मैंने 3D वो एनिमेशन दिखाया था क्लास स्टार्टिंग में, उसमें समझ में आ गया होगा कि प्लेन घुमाने पे लाइट का प्लेन भी घूम रहा था। हाँ। तो हमने उसमें क्या कहा, इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी I0/2 है, इसकी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। I0/2 की वजह समझ में आई? हाँ सर। ऑन एन एवरेज एक कंपोनेंट मर गया, एक बच गया, आधी को रोक लिया। हाँ भाई, तो ये समझ में आया। इस बार हर एम्पलीट्यूड A का A cos थीटा बन गया, एक कंपोनेंट ही मिला। इस बार एवरेज नहीं है, इस बार तो सबके लिए ही cos थीटा है। हाँ सर, तोड़ दिया इसे A cos थीटा। क्लियर? हाँ सर, इसी से वेव फ्रंट पता करते हैं ना? नहीं, इससे कुछ पता नहीं करते। किसने कहा वेव फ्रंट पता करते हैं? उसमें हाँ, कहीं पढ़ लिया तो था। सेम फेस के लिए होता है, सेम फेस। हाँ ठीक है। वेव फ्रंट कुछ और चीज़ है। एनालाइजर कह रहे थे एक ही बात है, पोलर दोनों चीजें सेम ही है। ये पोलराइजर, नाम सोचो इसका, तुम्हें नाम से समझ में आ जाएगा। हाँ, वो एनालाइजर मतलब वो क्योंकि इसका काम है पोलराइज करना, इसका काम है पोलराइज लाइट को चेक करना। समझते हैं? अगर पहला पार्ट एनालाइजर कहते, तो क्या इसको घुमाने पे ये बदलेगा? इसको रोटेट करूंगा तो क्या ये बदलेगा? नहीं, क्योंकि जो ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा, तो ये सिर्फ पोलराइजर है। एनालाइजर कौन सा है? जिस पे इंसिडेंट गिरी पोलराइज लाइट और रोटेट करने पे इंटेंसिटी बदल गई, जिससे ये पता चल गया कि पक्का इंसिडेंट लाइट पोलराइज्ड है। अच्छा, नाम समझो, एनालाइजर इज अ डिवाइस टू चेक वेदर द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट। सही।
तो अगर घुमाने पे इंटेंसिटी बदल रही है तो इनपुट पोलराइज्ड है। ऐसा है, ओके आ गया समझ? सर। इसमें तो सिमेट्री थी इसलिए सारे एक ही बन रहे थे। हाँ हाँ, इसमें तो आप देखो, इसमें इसको घुमाने पे ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं आ रहा है, इसको सिमेट्री है। घुमाओगे तो ये रोटेट होंगे, हाँ सर। इसको घुमाओगे तो ये रोटेट होंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। आंखों से हम प्लेन थोड़ी ना देख सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन चेंज हो गया, ये तो नहीं देख सकते, हम तो सिर्फ इंटेंसिटी देखेंगे, तो इंटेंसिटी हमें सेम दिखेगी। आया समझ में? यस पक्का? सर चलो ठीक है। इसी में दूसरा सेटअप था, क्रॉस्ड पोलरॉइड लगाए थे। क्रॉस्ड पोलरॉइड अगर वर्ड लिखा है मतलब एक ऐसा है एक ऐसा है, परपेंडिकुलर, पास एक्सिस परपेंडिकुलर है। मतलब इस हिसाब से अगर मैं यहां से अनपोलराइज्ड लाइट डालूंगा, ये अनपोलराइज्ड है, तो यहां इंटेंसिटी आएगी 0, क्योंकि बीच में पोलराइज हुई है लेकिन बाद में निपट गया। लेकिन इसमें हमने जुगाड़ क्या की कि एक बीच में हमने पोलराइज लगा दिया तो वो वैल्यू नॉन जीरो हो गई थी। और शायद समझ में आ गया होगा, ये आई नॉट था, आई नॉट बाय 2 कॉस, सॉरी आई नॉट बाय 2 है, ये आई नॉट बाय 2 का कॉस स्क्वायर थीटा, ये आई नॉट बाय 2 का कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी मैंने सिमुलेशन दिया था, उससे और अंदाज लग गया होगा, बाकी वीडियो से तो समझ में आ गया था। ठीक है, ये सिलेबस में है ना एडवांस के? ये भी नहीं है एडवांस के सिलेबस में। अच्छा। ये भी एडवांस के सिलेबस में नहीं है। एडवांस के सिलेबस में है YDSE ओनली। ओके सर। स्ट्रिक्टली उन्होंने लिखा है YDSE ओनली, मतलब हाइगन्स थ्योरी है और YDSE ओनली है। पक्का समझ में आ गया पोलराइजर? हाँ है ना? अब ये पोलराइजर मिलते कहाँ हैं? एक तो मार्केट में खरीद लो, ऊपर से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर कैलकुलेटर तुम्हारा पुराना पड़ा हो तो जो कैलकुलेटर पे जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन के ऊपर ये पोलराइजर ही होता है। दरअसल जैसे इस पे क्या होता है कि आपने देखा होगा ऐसे 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 करने पे वो कलर्स होते हैं। दरअसल होता क्या है कि पीछे ये LED है ना, तो क्या करता है कि यहां से ये हमारी पास एक्सिस है, इसकी ये पास एक्सिस है, हर जगह 8 लिखा है LED में पीछे। हाँ। अब मुझे लिखना है 112 या 125 लिखना है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में पोलराइज किया। यस सर। ठीक, इसको इस डायरेक्शन में, इसको भी इसी डायरेक्शन में, और इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस ऐसे बन गया। और बाकी जितने बचे उनको क्रॉस डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया। तो जब यहां ये पट्टी इसके ऊपर रख दी तो दिखेगा क्या? सिर्फ वही आउटपुट जो इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। तो इस तरीके से ये दिखता है इसमें। और अगर आप ये पट्टी हटा दोगे ना तो पूरा दिखेगा एक साथ। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, उसको बिना खराब किए अगर आप ये पट्टी निकाल सकते हो, तो ये पट्टी निकालना, आप कुछ भी लिखोगे सब में सेम लिखा दिखेगा, सब में 8-8-8 दिखेंगे। जो ही पट्टी ऊपर लगाओगे आपको टेक्स्ट दिखने लगेगा। लाइट के नीचे भी देखो तो दिखते हैं सारे 8-8-8 वगैरह उसके। हाँ स्क्रीन पे। और उसी पट्टी को अगर बीच में से तोड़ दिया तो एक पोलराइजर बन जाएगा, एक एनालाइजर बन जाएगा। घुमा के वो करके देख लेना जो मैं कर रहा था। ठीक है, जादू सा लग रहा था। ठीक है, आज कैलकुलेटर की तो घर पे दिखा देना जादू। वर्किंग कैलकुलेटर ना तोड़ देना, ही तो पापा तुम्हें जादू दिखा दे। एक वो भी तो आता है सर, एक मैजिक बुक टाइप की आती है, वो मूव करते हैं उस पे। मूव करते हैं अपन, एक ऐसी वो होता है, पोलराइजर ही होता है एक तरीके से शायद। ड्राइंग के कलर दिखने लगता है। हाँ, कुछ तो भी इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कुछ, हाँ वो ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कुछ पैटर्न बना होता है, उसको मूव करते हैं तो उसमें कोई ऐसा लगता है कि कोई जानवर चल रहा हो या कोई आदमी चल रहा हो। नहीं, वो तो शायद ऐसा होता है, उस पे लाइट ऐसी होते ना। अरे अरे वो तो वो सिंपल इमेज है, सिंपल इमेज है। जब हम खिसकाते हैं तो एक बार इमेज का एक पार्ट आता है, आधी ब्लॉक हो जाती है, फिर दूसरी आधी आ जाती है। वाला था शायद, उसमें ब्लू एंड रेड होता था।
अरे बहुत बहुत सिंपल है वो, कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी। वो इमेज भी ऐसी बनी होती है ना, इस तरह की। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बनी होती है। तो क्या होता है, एक बार हमें इमेज का एक पार्ट दिखता है, आधी ब्लॉक हो जाती है, एक बार आधी दिखती है, तो हमें लगता है मूव कर सकते हैं। ठीक। सर ये पोलराइजर दिखता कैसे कैलकुलेटर में? ऊपर की पट्टी जो तुम्हें सामने से देखते हैं ना, नीचे एक एलसीडी स्क्रीन होती है इतनी मोटी, उसके ऊपर एक पतली सी पट्टी लगी होती है, हाँ, वो दिख पोलराइजर। मतलब उसको निकाल भी दोगे ना तो भी कैलकुलेटर काम करेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग ये है इसको निकालना और फिर रोटेट करके या पलट के देखना, तो टेक्स्ट बदल जाएगा, तुम्हें टेक्स्ट कुछ और दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का हो जाएगा, ब्लैक की जगह व्हाइट दिखेगा, व्हाइट की जगह ब्लैक दिखेगा, बहुत कूल दिखता है। इसको पलट देना, इसको निकाल के पलट दोगे ना तो कैलकुलेटर अभी ग्रे पे ब्लैक दिख रहा है, फिर वो ब्लैक पे ग्रे दिखेगा। जो कर ले छोटा सा वीडियो बना के उस पर डाल देना ग्रुप पे। स्लो का भी कर रहा है, वो डार्ट पिट जाएगी इसलिए मैं नहीं कर रहा। मोबाइल की स्क्रीन तो नहीं खोल रहे? तोड़ने वाला था, डार्ट पिट गई। चल। तो पोलराइजर भी शायद समझ में आ गया होगा, कोई खास इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। एक मैं कॉन्सेप्ट जरूर तुम्हें रिपीट कर देता हूँ, केमिस्ट्री में जो आया होगा। स्क्रीन कहाँ मर गई, मिल जा। ऑप्टिकल एक्टिविटी जानते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी सिंपली क्या कॉन्सेप्ट है? एक इमेज उसकी रोटेट करे। ये इंसिडेंट लाइट है जो कि अनपोलराइज लाइट है, ये इसने पोलराइज लाइट, देखो अनपोलराइज हर डायरेक्शन में थी, ये पोलराइज। क्लियर? अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव उन्हें कहते हैं जो पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दो, पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते, तो उनका प्लेन चेंज कर देते हैं, लेकिन इसका जो रोटेशन थीटा है इट डिपेंड्स ऑन लैम्डा। ये अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो हमने भले ही व्हाइट, ये क्या है, व्हाइट पोलराइज लाइट, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव फिल्टर है, इससे आउटपुट मिला, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ही मैं ये एंगल बदलूंगा, देखो कलर चेंज हो रहा है। या इसका भी करूंगा तो भी चेंज होगा। बता सकते हो क्यों चेंज हो रहा है? अलग-अलग वाली वेवलेंथ चेंज हो रही है, क्योंकि इसने क्या किया, अलग अलग को अलग अलग रोटेट किया। कभी ग्रीन कलर इसके पैरेलल आ गया, लास्ट वाले के ग्रीन कलर पैरेलल आ गया, कभी ब्लू आ गया, कभी रेड आ गया। अच्छा, तो ये हुआ, ये है, देखो ये अनपोलराइज है, इसने वापस से, सॉरी ये पोलराइज लाइट है, वापस से काइंड ऑफ, ये पोलराइज है, इससे वापस से काइंड ऑफ अनपोलराइज बना दिया इसको, और कुछ पर्टिकुलर कलर रखे ना बस उसमें। हाँ, लेकिन अलग अलग उन हर कलर को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा दिया। पोलराइज का उसने प्लेन बदला, लेकिन चूंकि ये कई कलर से मिलके बना था तो इसने कई नए प्लेन पैदा कर दिए जिनका एंगल डिफरेंट था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है अलग अलग वेवलेंथ के लिए। तो उसने प्लेन बदला, सबका अलग अलग कर दिया, तो काइंड ऑफ अनपोलराइज लाइट बन गई है कि एक प्लेन में रेड आ गया, एक प्लेन में ग्रीन आ गया, एक प्लेन में ब्लू आ गया। लेकिन वाले पोलराइजर ने क्या किया, एक को ही जाने दिया ना बस। हाँ, समझ गए? और ये यूज हो सकता है, और मेरे ख्याल से होता ही होगा, आरजीबी कलर्स बनाने के लिए। देखो, मतलब आरजीबी कलर, व्हाइट लाइट से अलग अलग कलर बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से प्लेन चेंज करते रहें तो आउटपुट हम कलर चेंज कर लेंगे। हाँ सर, वही ये जो कैलकुलेटर इसको दबाने पे पता नहीं रेड वाइट का दिखा रहा है सब। वो तो प्रेस कर देते हो तो यार उसका मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाती है, लैटिस डिफॉर्म हो जाता ना प्रेस करते हैं तो। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जो पोलराइज्ड का प्लेन चेंज कर देते हैं, प्लेन रोटेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पोलराइज व्हाइट हुई तो ये मल्टीपल प्लेन्स आ जाएंगे,
अगर मोनोक्रोमेटिक हुई तो सिंगल प्लेन ही आएगा, व्हाइट लाइट हुई तो कई प्लेन आ जाएंगे। ठीक है, चलो कि अगली क्लास में क्या ब्रैग्स लॉ बचा है बस? ब्रैग्स लॉ तो है ही नहीं सिलेबस में। वो तिवारी से कह रहे थे फिजिक्स में। तो पढ़ लो रे, तुम्हारे फिजिक्स में नहीं है सिलेबस में ब्रैग्स लॉ। वो केमिस्ट्री में भी वो नहीं कह है रहे थे फिजिक्स में है। अब समझ में आ जाएगा सीधे। वैसे एक रे इधर से रिफ्लेक्ट हुई, एक इधर से रिफ्लेक्ट हुई, ये दोनों इंटरफियर कर रहे हैं। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये पाथ डिफरेंस देख लो, 2d sin थीटा। यही बोल रहे थे वो भी सीधा डायरेक्ट। बस ये n लैम्डा अगर हो गया तो मैक्सिमम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री में जहां भी हो ना पढ़ लेना, तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। कहीं नहीं ना, कहीं मिलता ही नहीं है। एक क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन मैसेज में भेज दूंगा, उन्होंने समझाया था तिवारी सर ने, आ गया था। हाँ यही बोला था उन्होंने। लो दिखा देता हूँ। ये है ब्रैग्स लॉ, ये पहली इमेज दिख रही है। ये लैटिस है, एक लैटिस ये है, एक लैटिस ये है। ठीक है, तो यहां से हमारी लाइट आ रही थी, एक रिफ्लेक्ट यहां से कर गई, एक यहां से रिफ्लेक्ट करी, तो पाथ डिफरेंस इनमें कितना आ गया? एक्स्ट्रा पाथ ये, इसने एक्स्ट्रा पाथ ये कवर अप किया है। तो 2d sin थीटा का एक्स्ट्रा पाथ कवर अप किया है। जी सर। सोचो, ये d है, d है, ये d sin थीटा है। आर्क डालो इस पे, d sin थीटा, आर्क डालो d sin थीटा, तो दो बार d sin थीटा कवर अप कर लिया। और अगर ये n लैम्डा के बराबर हो गया तो कंस्ट्रक्टिव आएगा, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव आएगा, मतलब ऑड लैम्डा बाय 2 हो गया। खत्म हो गया। अरे इन्होंने ये सब निकालने के पहले बताया था। अच्छा, ये तो ब्रैग्स लॉ कब आया था? विकिपीडिया पे देख लेते ना। विकिपीडिया कहाँ? इसमें सर आपने बोला था कि इसमें नियरली सेम होने चाहिए, पर अपन तो ये मानते थे ना कि डी बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए लैम्डा से। नहीं, डी और लैम्डा का ऑर्डर जितना क्लोज होगा उतना बेहतर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। अरे सिंपल सी बात है, 2d sin थीटा अगर तुमने n लैम्डा लिया, d हो गया 1000 लैम्डा, तो 2000 लैम्डा sin थीटा इक्वल टू लैम्डा sin थीटा 1/2000 आया। मतलब इतने कम एंगल पे हल्के से एंगल चेंज पे मैक्सिमम मिनिमा आएगा। तो काफी पास पास मैक्सिमम मिनिमा आएंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। तो फिर YDAC में तो अपन ये करते थे, लेकिन YDAC में हम d एज स्मॉल एज पॉसिबल करते हैं, सो दैट बीटा एज लार्ज एज पॉसिबल हो। तो देखिएगा बीटा से फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ तो यही है, देखो यहाँ से समझ आ रहा है, एक इस एटम से टकरा के इधर गई, एक इस एटम से टकरा के इधर गई, तो एक्स्ट्रा देखो इसने रेड वाला, इसने ग्रीन वाला कवर अप किया। तो ये अगर लैम्डा का मल्टीपल हो जाता है इन दोनों का सम, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और नहीं होता है तो देखो डिस्ट्रक्टिव है। और दोनों में देखो लैम्डा लैम्डा, डेल्टा 2 लैम्डा है, यहाँ लैम्डा लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 है। देखो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। 1913 में था सर, 1930 में था। हालांकि YDAC पहले हुआ था, YDAC तो 1905 में हुआ था कुछ। उससे भी बता सकते। और नोबेल प्राइज मिला था। और तेरी ये और इनके पापा ने मिलके किया था क्या? ओके, इनके पापा ने पहले प्रपोज किया था। ये देखो, तो लेकिन इन लोगों ने क्या क्रिस्टल पे निकाला था? खानदान है इनका। लॉरेंस, यही है लॉरेंस, यही अगर विलियम है, ठीक। इन लोगों ने क्रिस्टल पे अप्लाई किया था, इसलिए इन्हें मिल गया। शायद क्रिस्टल का डिस्टेंस निकाल पा रहे थे ना इससे। पहली बार क्रिस्टल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन करते हैं, क्रिस्टल उसकी वजह बताई थी कि जो क्रिस्टल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन करेंगे रिफ्लेक्शन पे, तो शाइन करने पे अगर ये कंडीशन बन जाएगी 2d sin थीटा n लैम्डा, तो ये एक्सेप्शनली रिफ्लेक्ट होगी। तो जिन जिन में ये कंडीशन आ रही होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन दे रहे होंगे। ये बता दिया। हो गया ब्रैग्स लॉ, यही तो है। ब्रैग्स लॉ बताया, डिफ्रैक्शन। अगली क्लास क्या है सर? बचा हुआ पार्ट स्टार्टिंग में था। कल है सर? कल है आपकी क्लास?
उन्हीं तो कल ही चाहिए। दिन की क्या तो पेंडिंग बहुत बचा है छुट्टी 29 की छुट्टी है ना। 30 टेस्ट छुट्टी है, 31 टेस्ट APY। वैसे KPY के जस्ट एक दिन पहले 3 घंटे का टेस्ट देना सही रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाता है। ऑप्शनल बोला मैं ना मैंने, ठीक है ये ऑप्शनल नहीं बोला मैंने। नहीं मैं बस पूछ रहा था वैसे हाँ, तो सभी वो कई तुम्हारी बार- मर्जी। ठीक है। अब बेले बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो दे लो, काम तो बहुत है रिवीजन का, है ना। सर सिलेबस क्या पूरा ही होगा? मैं सर कल क्लास होगी ना? कल क्लास मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि सर हो सकता है अभी ना लूँ, मैं बाद में लूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम पे बन ही जाएंगे पूरे। काम पेंडिंग केमिस्ट्री की कर दो कल करना, और सर वैसे पेंडिंग खूब बचा है। क्योंकि फिजिक्स में जो बचा है ना वो थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो पूछा जाता है, वो बन ही जाता है वैसे भी। देखता हूँ मैं, सर लोगों से बात करूँ। 29th वाला टेस्ट कंपलसरी है? क्या 29th वाला टेस्ट कंपलसरी है ना? 29 वाला दे दो सभी लोग, 30 वाला तुम्हारी मर्जी देना। सर सिलेबस क्या पूरा ही होगा? अभी रुको।